अवधेश प्रसाद की उस सीट जहां से वो खाली हुई है, उस सीट का विधानसभा उपचुनाव में घोषित नहीं होना, उसके जो है चुनाव घोषित नहीं होना अपने आप में कहीं ना कहीं संदेश जो पैदा कर रहा है। राजनीतिक गलियारे में जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं तमाम तरह की, खुद समाजवादी पार्टी जो है इसको लेकर अभी से ही आक्रामक मोड में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अति आत्मविश्वास के साथ कैंडिडेट्स को खड़े किए जाते हैं, उसके बाद जनता से इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अगर ये कह दूं मैं तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, लीडिंग भारत टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। चुनाव आयोग ने आज चुनाव की उन तारीखों का ऐलान कर दिया जिस पर सबकी नजरें थी। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक चरण में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जनता 20 तारीख को अपने मतों के अधिकारों का प्रयोग करेगी। वहीं झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि देखिए संवेदनशील एरिया आता है, तो ऐसे में वहां पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को जनता वोटिंग करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में जब चुनावों का ऐलान हुआ तो इन तारीखों और ऐलान को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 10 सीटों पर, जो विधानसभा की 10 सीटें हैं, उस पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन ऐलान हुए हैं सिर्फ 9 सीटों की। तो ऐसे में मेरे साथ हैं रिजवान, उनसे बात करेंगे। रिजवान, जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश की अगर विधानसभा के उपचुनाव की सीटों की बात की जाए, 9 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है कि चुनाव होगा, लेकिन जो एक सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जो काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वही समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के बेटे जो है अजीत प्रसाद, उन्हें खड़ा किया गया वहां पर। क्या लगता है क्यों इस तरीके का ऐलान हुआ है? देखिए, चुनाव आयोग की ओर से सबसे पहले आपको बता दें कि ये 9 सीटों पर जो है उपचुनाव का घोषणा की गई है। मिल्कीपुर उसमें छोड़ दिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि आखिरकार मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो टला क्यों है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने एक पुख्ता वजह नहीं बताई कि इसलिए चुनाव टला है। बात करते हैं राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी। देखिए, राजनीतिक पार्टियां सबसे ज्यादा इन 10 सीटों में से अगर कोई हॉट सीट थी तो वो निसंदेह मिल्कीपुर थी, क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट है जहां से अवधेश प्रसाद जो है विधायक थे, और वो अब अयोध्या से सांसद बने गए हैं। और अयोध्या से सांसद बनना यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट था। इस बात को संसद से लेकर संसद के बाहर तक विपक्षी पार्टियां बनाती रहती हैं। बिल्कुल, देखिए जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर एक भव्य समारोह होता है, पूरे देश को भगवा कर दिया जाता है, और गाने भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार में तमाम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और वहां की जनता उन्हें दरकिनार कर देती है। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को तमाम उन राजनीतिक मीटिंग्स में लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से बीजेपी को हराया है। संसद में अपने बराबर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर अवधेश प्रसाद को बैठाते हैं तो इसका सीधा सीधा कारण वही है कि वो हिंदुत्व को टैकल वो उस तरह से करना चाहते हैं। वो प्रदर्शित करते हैं कि हमारी ताकत जो है वो अवधेश प्रसाद है, और अवधेश प्रसाद टॉप 5 सांसदों में अब की बार शुमार हैं, अब की बार की लोकसभा के सीटों में शुमार हैं। और अवधेश प्रसाद की उस सीट जहां से वो खाली हुई है, उस सीट का विधानसभा उपचुनाव में घोषित नहीं होना, उसके जो है चुनाव घोषित नहीं होना अपने आप में कहीं ना कहीं संदेश जो पैदा कर रहा है। राजनीतिक गलियारे में जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं तमाम तरह की, खुद समाजवादी पार्टी जो है इसको लेकर अभी से ही आक्रामक मोड में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अजीत प्रसाद हैं उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, और उनकी पूरी तैयारी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो खुद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, वहां पर खुद अपने प्रभार में वो सीट ली हुई है, लेकिन इस सीट पर चुनाव ना होना तो कहीं ना कहीं इसको बहुत तरीके से लोग बाग देख रहे हैं, लेकिन इसकी आगे वजह सामने आएगी। लेकिन मैं बात कामनी ये कर रहा था कि देखिए मेरे हिसाब से 3 ऐसी सीट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब की बार उपचुनाव बनेंगी। सबसे पहली सीट है मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट, जहां से जियाउर रहमान वर्क जो शफीकुर रहमान वर्क के पोते थे, अब वो संभल से सांसद हो गए हैं, वो सीट खाली हुई थी। एक सीट है सीसामऊ, कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां से इरफान सोलंकी को जो सजा हुई है 6 साल की सजा हुई, उसके बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने टिकट दिया है, जो सबसे हॉट सीट इस वक्त बताई जा रही है। बिल्कुल। और इसके बाद एक सीट है मीरापुर। देखिए, मीरापुर तो हालांकि आरएलडी के खाते में गई है, लेकिन मीरापुर भी एक हॉट सीट बताई जा रही है। तो इस पर जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सामने सामने टक्कर है, और ये हॉट सीट है। हालांकि जब कुंदर की और ये खैर
ये भी सीट हॉट सीट में है, लेकिन इन सब को लेकर अब वो बड़ी कशमकश की स्थिति बनी है उत्तर प्रदेश की सियासत में। और जब से, और एक बड़ी बड़ी अहम बात ये भी है कि सिर्फ 30 दिन का समय मिला है इन सारी परिणामों को देखने में, सारी जो है चुनाव की स्ट्रेटेजी को बनाने में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। अगली 13 तारीख को मतदान हो चुका होगा। बिल्कुल, 13 तारीख को मतदान हो चुका होगा। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से रिजवान आप कह रहे हैं ये 3 सीटें हॉट सीटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो तमाम ये जो 9 सीटें हैं ये हॉट सीट ही है उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनके लिए तो एक एक सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अति आत्मविश्वास के साथ कैंडिडेट्स को खड़े किए जाते हैं, उसके बाद जनता से इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अगर ये कह दूं मैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने काम करके दिखाया, मतलब भले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने काम इस लोकसभा चुनाव में किया वो काबिले तारीफ है। कामनी, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि अगर आप जनता तक अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब होते हैं ना, अगर आप जनता तक अपना संदेश पहुंचा देते हैं तो जनता आपके साथ आ जाती है। समाजवादी पार्टी ने अब की बार लोकसभा चुनाव में यही किया। उन्होंने जनता तक, गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले तक ये संदेश पहुंचा दिया कि भाजपा आपका संविधान खत्म कर देगी, संविधान विरोधी है। और संविधान का नारा जो है वो अब की बार के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल देखिए, मतलब प्रचार के दौरान भी जिस तरीके से राहुल गांधी भी संविधान की वो लेकर कॉपी लेके घूमते हैं, और मतलब ये सबसे ज्यादा, और जिस तरीके से मतलब भारतीय जनता पार्टी की भी इसमें गलती कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका क्रेडिट अगर दे दिया जाए विपक्ष को तो नहीं होगा, उनके उन नेताओं को भी इस चीज का क्रेडिट जाएगा जिन्होंने मतलब कि हम तो 400 पार जैसे आएगा हम ये बदल देंगे वो तो जनता के पास ये मैसेज गया कि 400 पार का नारा ही इन लोगों ने इसलिए दिया है ताकि संविधान को बदला जाए और उनसे उनका अधिकार छीना जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब देखिए यही है कि अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो रिजवान उन्होंने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट को, लेकिन हालांकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने मिल्कीपुर सीट पर कैंडिडेट का ऐलान तो किया, लेकिन अब उस सीट पर चुनाव नहीं है, तो अब 5 ही कैंडिडेट बचे। एक तरीके से समझिए, बिल्कुल 5, और 5 पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर रखा है। और बहुजन समाज पार्टी तो ये वो पार्टी है जो उपचुनावों से हमेशा दूर रही है और पहली बार मैदान में आ रही है। क्या लग रहा है, क्योंकि हरियाणा में भी कुछ नहीं कमाल कर पाई, लोकसभा चुनाव में जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है, क्या लगता है कुछ हो पाएगा बहुजन समाज पार्टी का इस उपचुनाव में? देखिए, एक कहावत है कि जब मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास जीतने के लिए सब कुछ है। बिल्कुल, पूरी दुनिया है। आज के समय में बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ हारने के लिए है ही नहीं उनके पास। तो अब बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद और मायावती जिस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अभी उन्होंने हाल ही में एक ऐसा निर्णय लिया जो अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। मायावती ने निर्णय लिया कि वो जिंदगी में ताउम्र किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, किसी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। तो ये अपने आप में राजनीति में बड़ा फैसला है, क्योंकि जितनी भी तमाम दिग्गज बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, जितनी भी दिग्गज राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी गठबंधन का सहारा लेती हैं। और बिल्कुल अपनी 2 बड़े गठबंधन बचाने के लिए इंडिया का गठबंधन है। लेकिन मायावती का ऐसे समय पर ये कहना कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमारा जो वोटर जो है वो तो दूसरी पार्टी को वोट देते थे लेकिन दूसरी पार्टी हमें वोट नहीं कर पाती, तो ये अपने आप में बड़ा फैसला है। अब उपचुनाव जब सिर पर है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, तो बहुजन समाज पार्टी किस तरह से यहाँ इन उपचुनावों में स्टैंड करेगी, उसका क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसके जो वोटर है क्या वो बहुजन समाज पार्टी के साथ एक बार फिर से आ पाएंगे, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ राशन के नाम पर चले गए, कोई पीडीए के नाम पर जो है अखिलेश के साथ चले गए, कुछ जो बच्चे कुछ थे उन्होंने उसमें कांग्रेस में सेंधमारी कर ली। तो आजाद समाज पार्टी भी एक बहुत बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं रिजवान आप ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सबसे सेफ जोन में है, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है बहुजन, अगर कुछ मिल जाए तो समझिए मतलब उनका फायदा ही फायदा है। जाहिर सी बात है, देखिए कामनी, अगर आप मेरे पास एक भी सीट नहीं है, अगर मुझे एक भी सीट मिलती है ये तो मेरे लिए बढ़ोतरी है, मेरी कम से कम मौजूदगी तो दर्ज होगी। और कहीं ना कहीं 9 सीटों पर जिस तरीके से ऐलान हुआ है तो ये एक तरीके से उनके लिए भी टेंशन कम हुई है कि 9 सीटों के लिए प्रचार करना, एक सीट के लिए बाद में प्रचार किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वो मिल्कीपुर जो सीट है वो आरक्षित सीट है, और आरक्षित सीट पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कहीं वो महसूस करती है, थोड़ा स्टेबलाइज महसूस करती है। लेकिन अब 9 सीट पर उपचुनाव होने हैं, अब 9 सीट पर ये देखना होगा कि आखिर कौन जो है वो 9 सीट पर बाजी मारेगा, क्योंकि ये वो 9 सीट है
जो साल 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की दशा और दिशा तय करने जा रही हैं। बिल्कुल। और इसमें अब अगर मिल्कीपुर सीट की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि देखिए सियासत तो रिजवान अब इन 9 सीटों से ज्यादा मिल्कीपुर सीट की मुझे लगता है कि प्रचार इन सीटों पर कम होगा, मिल्कीपुर सीट को लेकर सवाल ज्यादा उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मिल्कीपुर सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को जिस तरीके से खड़ा किया और उनके ऊपर आरोप है किडनैपिंग करने का और मारपीट का, धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, जिसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी पोस्ट कर रहे हैं कि इसको लेकर भी शायद चुनाव टले हो। लेकिन फिर सवाल ये उठता है ना कि कितने नेता हैं जिनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में। देखिए अगर एक वजह होती तो चुनाव आयोग सबसे पहले वो वजह बताता, लेकिन चुनाव आयोग ने वजह नहीं बताई। इससे और ज्यादा जो है चर्चा गर्म हो रही है इस वक्त। चुनाव आयोग अगर ये बताता कि इसलिए चुनाव टला है तो फिर इतना बात होती नहीं। बिल्कुल, क्योंकि बात इसलिए ही हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ बोला ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से साइलेंटली मतलब अनाउंस किया जाता है और समझ नहीं आता है, जब मतलब वो प्रेस रिलीज जब आपके और हमारे हाथ में आती है तब हमें पता लगता है कि सिर्फ 9 सीटों पर चुनावों का ऐलान किया गया है। एक सीट जो है मिल्कीपुर सीट जिस पर चुनाव का ऐलान हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में अब रिजवान ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, तो क्या होगा, किस तरीके से किसका नया साल मनेगा और किसका नहीं मनेगा। ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसके लिए वर्चस्व सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है ये 9 सीट जीतना, क्या लगता है कितनी सीटों पर ये मजबूत खुद को दिखा पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को विफल होता हुआ देखना चाहते हैं। देखिए अभी वर्तमान की स्थिति को समझते हैं। वर्तमान की स्थिति ये है, अगर इन 10 सीट की हम बात करें, 10 सीटों में 5 जो है समाजवादी पार्टी के पास थी, 5 जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास थी। अब इन 5 सीटों में से कौन, अगर एक पार्टी 6 सीट भी ले आती है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो जीत जाएगी। भले ही वो 4 सीट, 1 सीट ज्यादा जीते, लेकिन अगर वो 6 सीट जीतती है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लेकिन अब ये देखना है कि आखिर इन 6 की 6 सीटों पर या जितने 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 5 से 10 सीटों पर, जितने 9 सीटों पर उपचुनाव है, माफ कीजिए, इन 9 सीटों पर आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो नया फॉर्मूला आपकी पहली बार इजाद हुआ है कि जो टॉप 5 लीडरशिप है उत्तर प्रदेश की, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, प्रदेश अध्यक्ष हो और संगठन महामंत्री हो, इन 5 ने 2-2 सीट बांट ली है। अब क्या ये टॉप लीडरशिप कुछ कमाल कर पाएगी? ये बहुत देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कमाल कर पाना और कमल खिलाना अपने आप में इस वक्त काफी दिलचस्प है, क्योंकि सवालों के घेरे में लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ है। हालांकि पार्टी उन्हें हर जगह स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें भेजती है और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी मिला है। तो अब देखना होगा कि सीएम योगी का मैजिक उनके ही प्रदेश में चलता है कि नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इन 9 विधानसभा की जो उपचुनाव होने वाले, इन सीटों पर कौन सी पार्टी अपना कब्जा करेगी? इसके साथ ही जो मिल्कीपुर सीट है, इस पर चुनावों का ऐलान क्यों नहीं किया गया? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।